कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे बाबू ससंजक बल। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आसंजक बल, एडेसिव फोर्स। कौन फोर्स? एडेसिव फोर्स। देखिए, दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। समान नहीं, दो असमान। जैसे पेंट हम लोग दीवार पर करते हैं तो पेंट चिपक जाता है, इसका मतलब दीवार अलग पदार्थ है, पेंट अलग पदार्थ है, तो दोनों एक दूसरे पर चिपक गया। किस बल के कारण? तो आसंजक बल के कारण। तो दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। देखिए, कलम से कॉपी पर लिखना। जैसे कलम से हम लोग कॉपी पर लिख देते हैं, एकदम लिखा जाता है बढ़िया से, तो कलम का स्याही अलग है, कॉपी अलग है, तो दो असमान अणुओं के बीच आकर्षण बल लगा है जिसके कारण स्याही कॉपी पर चिपक गया है, तो वो कौन बल है? आसंजक बल। तो देखो, कलम से कॉपी पर लिखना, कलम से कॉपी पर लिख लेते हैं, स्याही जाकर चिपक जाता है, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। पेंसिल से कॉपी पर लिखना, पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं तो पेंसिल से भी लिखाता है लेकिन उतना चटकार नहीं लिखाता है, तो पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं तो पेंसिल कॉपी पर लिखा जाता है बढ़िया से, क्यों? आसंजक बल के कारण। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाता है, तो चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच कौन सा बल लगता है? आसंजक बल, जिसके कारण चौक ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाता है। पेंट और दीवार के बीच बल, हम लोग दीवार पेंट करते हैं तो पेंटवा दीवार में चिपक जाता है, तो दीवार अलग पदार्थ, पेंट अलग पदार्थ, दोनों एक दूसरे पर चिपका, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। अब देखिए बाबू, कपड़ा और पानी के बीच बल। कपड़ा को पानी में डुबाते हो तो देखना कपड़ा भी, पानी भी कपड़ा पर चिपक जाता है, और उसको गाड़ते हो तब जाकर पानी निकलता है। इसका मतलब वो पानी भी कपड़ा के साथ कौन बल लगा रहा है? आसंजक बल। काजल और आँख के बीच बल, काजल और आँख के बीच बल। तुम लोग देखे होगे बचपन में छोटे छोटे बच्चा को आँखों में काजल लगाया जाता है कि कोई डाइन भूतिन ना करे। सारा डाइन भूत गाँव में होता है, शहर में कोनो काजले जल्दी नहीं लगाता है। छोटा छोटा बच्चा सबको काजल लगा दिया जाता है, बेचारा रोता है तो पूरा मुँह में लबरा जाता है, और बकलोल ऐसे कर देखता है तो लोग डरा जाता है कि कौन है। अब देखो बाबू, अब तो कभी कभी देखना तुम लोग, जब दुर्गा पूजा हो जाता है तो लड़का सबको आँख में तो काजल लगाया जाता है, गालों में लगा दिया जाता है, धोड़ियों में लगा देता है सब। तो ये जो काजल है जो आँख से चिपकता है, वो कौन बल के कारण चिपकता है? आसंजक बल। देखना कितने लोगों को शादी में भी आँख में काजल लगाया जाता है। काजल भी कई प्रकार का होता है। एक हम लोग काजल जो चूल्हा पर आग जलाकर निकालते हैं तो वो बढ़िया काजल नहीं होता है, वो तुरंत लेबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आसंजक बल कम होता है, और जो मार्केट में काजल मिलता है उसका आसंजक बल अधिक होता है, वो लेबराता नहीं है। जैसे ये देखो, देखो ये काजल, ये बकलोल, लड़कियां को नहीं देखना है, काजल को देखो, काजल को, इसके आंखों में देखो काजल लगा है। ये काजल ब्रांडेड है, लैक्मे का काजल आता है। जैसे तो काजल वो जल आता है जो लैक्मे का, तो उसका आसंजक बल बहुत अधिक होता है, तो वो बहुत देर तक चिपका रहता है। और जो चूल्हा वाला काजल है उसका आसंजक बल बहुत कम होता है, वो जल्दी लेबरा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? अब देखिए बाबू, लिपस्टिक, महिला लोग देखना लिपस्टिक लगाता है ओंठ पर, तो लिपस्टिक और ओंठों के बीच बल। तो लिपस्टिक महिला लोग लगाता है ओंठ पर, लिपस्टिक लगाता है तो पूरा एकदम वहाँ पर लिपस्टिक रहता है हमेशा, इस टाइप से देखो लिपस्टिक रहता है। बाबू लिपस्टिक पर ध्यान दो, लड़कियाँ पर ध्यान मत दो। तो लिपस्टिक लगाता है तो लिपस्टिक भी लेबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि लिपस्टिक और ओंठ के बीच भी कौन बल लगता है? आसंजक बल। यही नहीं बाबू, जितना भी महिला लोग मेकअप करता है, मतलब जितना भी पुट्टी, पेंट, फाउंडेशन, टारगेट लगाता है मुंह पर, वो सब चिपकता है। किस बल के कारण? आसंजक बल। क्योंकि चेहरा हमारा अलग पदार्थ है, उस पर तुम अब काजल लगाओ, चाहे लिपस्टिक लगाओ, चाहे मेकअप वाला क्रीम लगाओ, जितना भी चीज़ मुंह पर लगाओगे तो मुंह अलग पदार्थ है, और जितना पाउडर वाउडर है सब अलग पदार्थ है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपका, कौन बल के कारण? आसंजक बल के कारण। तो चेहरे और मेकअप के बीच बल, कोई दिक्कत बाबू? अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, आसंजक बल पर पढ़ते हैं। देखो, पेंसिल का लिखावट रबड़ से मिटक जाता है।
लेकिन पेन का लिखावट रबड़ से नहीं मिटकता है। क्यों? क्यों? तो देखो, जो पेंसिल है ना, एगो पेंसिल है और एगो क्या है, पेन है। पेंसिल का आसंजक बल, पेंसिल का आसंजक बल कम होता है, लेकिन पेन का आसंजक बल अधिक होता है। लेकिन पेन का आसंजक बल क्या होता है, अधिक होता है। तो देखो, पेन का आसंजक बल अधिक होता है, तो इसलिए जब कॉपी पर पेन से लिख देते हैं तो वो मिटकता नहीं है। लेकिन पेंसिल का आसंजक बल कम होता है, वो लिख देते हैं तो कभी कभी देखना हाथों से रगड़ने पर भी थोड़ा थोड़ा मिटक जाता है, और रबड़ से मिटकाओगे तो आराम से मिटक जाएगा। तो पेंसिल का आसंजक बल कम होता है, इसलिए वो रबड़ से मिटक जाता है, लेकिन पेन का आसंजक बल अधिक होता है, इसलिए वो रबड़ से नहीं मिटकता है। अब देखो, बारिश के बाद पेड़ पौधों के पत्ते पर पानी जम जाता है। क्यों? देखना, जब बारिश का दिन आता है, बारिश होता है, तो पेड़ पौधा का पत्ता पर पानी चिपक जाता है। क्यों? ये जानना है। जैसे ऐसे चिपकता है, देखो, देखो, बारिश के बाद पत्ता पर ऐसे चिपक जाता है पानी। तो क्यों चिपकता है? तो इसका कारण क्या है? तो बाबू, ये पत्ता पर पानी चिपका है, पत्ता अलग पदार्थ, पानी अलग पदार्थ, पानी चिपकता है पत्ता पर, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। लेकिन ये आसंजक बल उतना मजबूत नहीं होता है। देखना, पेड़ हिला दोगे तो पतवा से आराम से पानी गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि चिपका तो है, लेकिन आसंजक बल कमजोर है, इसलिए हिलाने पर वो गिर जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, बारिश के बाद पेड़ पौधे के पत्ते पर पानी जम जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि पानी और पत्ते के बीच आसंजक बल होता है। पानी और पत्ते के बीच कौन बल लगता है? आसंजक बल। इसलिए बारिश होने के बाद पेड़ पौधे के पत्ते पर पानी जम जाता है। लेकिन ये आसंजक बल कमजोर होता है। कमजोर होता है मतलब दुर्बल होता है। कमजोर होता है मतलब दुर्बल होता है। दुर्बल होता है मतलब तुरंत वो, जो पेड़ पौधा को तुम हिला दोगे तो पत्तों से पानी अपने आप गिरने लगता है, तो वो मजबूती से नहीं चिपका रहता है। देखना, दीवार को पेंट कर देते हैं तो पेंटवा मजबूती से चिपक जाता है, वो गिरता नहीं है। लेकिन पानी जो चिपका है पत्ता के साथ, वो गिर जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अरुई के पत्ते से पानी डगर जाता है। क्यों? तुम देखे होगे, अरुई के पत्ते पर पानी जो होता है गिरता है, उस पर रहता भी है, लेकिन थोड़ा सा हिलाओगे तो पानी डगर जाएगा, उस पर चिपकता ही नहीं है, लगता है जैसे। लेकिन तुम देखोगे तो पानी उस पर टिका रहता है, लेकिन थोड़ा सा हिला दोगे तो उसी पर से डगर जाएगा। तो ऐसा क्यों? जैसे इस तरह अरुई के पत्ता पर देखो, अरुई के पत्ता पर ऐसे पानी चिपका रहता है, थोड़ा सा हिला दोगे तो वो डगर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका आसंजक बल बहुत कम होता है। अरुई का पत्ता और पानी के बीच आसंजक बल बहुत कम होता है। अरुई के पत्ता और पानी के बीच आसंजक बल बहुत कम होता है, इसलिए उस पर टीका तो रहता है, लेकिन थोड़ा सा हिला देने पर पानी डगर जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो, शीशा पर पेन से अच्छे से नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? पेन से तुम कॉपी पर लिख पाते हो, लेकिन शीशा पर नहीं लिख पाते हो। हालांकि तुम कस कर रगड़ कर लिखोगे तो थोड़ा सा तो लिखा ही जाएगा, लेकिन बढ़िया से नहीं लिखा पाता है। क्यों? क्योंकि शीशा और पेन के बीच, शीशा और पेन के स्याही के बीच, शीशा और पेन के स्याही के बीच आसंजक बल क्या होता है? कम होता है। अगर अधिक होता है आसंजक बल तो कॉपी पर जैसे आराम से लिख पाते हैं, वैसे शीशा पर लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखा पाता है। क्यों? क्योंकि शीशा और पेन के स्याही के बीच आसंजक बल कम होता है। अगर हमको शीशा पर लिखना है तो इस पेन के स्याही में हम लोग को क्या मिलाना पड़ेगा? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हम स्याही में हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला दें तो आराम से शीशा पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये आसंजक बल यहीं खत्म हुआ। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी चीजें इसमें जानना है, वो देख लेते हैं हम लोग। द्रव के नवचंद्रक या अर्धचंद्रक की आकृति,
इसको समझते हैं थोड़ा। दो फिगर बनाए हैं, देखो ये पानी का फिगर है, किसका? जल का। जल बाबू जैसे ही तुम गिलास में रखते हो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ, जल जैसे ही तुम रखोगे ऐसे गिलास में तो वो थोड़ा सा भागना चाहेगा, मतलब फैलना चाहेगा। लेकिन पारा, थर्मामीटर, जो पुराना शीशा वाला थर्मामीटर होता था उसमें देखना जो चमकता था वो पारा है। पारा अपने आप को क्या करता है? सिकुड़ाता है। तो सिकुड़ाता है तो नीचे की ओर आता है, जबकि पानी फैलाता है तो ऊपर की ओर भागता है। हालांकि नॉर्मल आंख से देखने पर यह पता नहीं चलता है कि पानी का लेयर ऊपर गया है, लेकिन जाता है बाबू। पारा अपने आप को सिकुड़ाता है, जबकि जल अपने आप को क्या करता है? फैलाता है। तो देखो जल फैलेगा, पारा सिकुड़ेगा। इसका आकृति क्या होगा? अवतल की तरह। जब ये फैलेगा तो इसका आकृति क्या हो गया? अवतल। और ये सिकुड़ेगा तो इसका आकृति क्या हो गया? उत्तल। सिकुड़ेगा तो आकृति उत्तल। अब देखो पानी के सतह पर एगो स्पर्श रेखा खींचे हैं और पारा के सतह पर एगो स्पर्श रेखा खींचे हैं। देखो यहाँ पारा के सतह पर स्पर्श रेखा खींचे हैं और ये बर्तन क्या है? ठोस है। तो ठोस और स्पर्श रेखा के बीच कोण बना है क्या? थीटा। बाबू ये फैलने का जो डिजाइन है इसी को बोलते हैं नवचंद्रक। ये सिकुड़ने का डिजाइन है इसको बोलते हैं नवचंद्रक। अब देखो पानी के सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं और पारा के सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो स्पर्श कर कर रेखा जाए। तो स्पर्श रेखा इधर गया, तो स्पर्श रेखा और ये बर्तन जो ठोस है इसके बीच कोण बना है थीटा। ये पानी का स्पर्श रेखा और ये बर्तन जो ठोस है इसके बीच कोण बना है थीटा। इसी थीटा कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। देख लो, ठोस और स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ये देखो ये ठोस और ये स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ये ठोस और ये स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। हाँ, लेकिन ये कोण 90 डिग्री से कम है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री से क्या है? अधिक है। ये 90 डिग्री से लगभग 45-46 डिग्री होगा। ये कोण 90 डिग्री से कम है तो इसको बोलते हैं न्यून कोण, और ये कोण 90 डिग्री से अधिक है तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। बात समझ में आया? ये न्यून कोण और ये क्या? अधिक कोण। क्लियर है? बात समझ में आई? एक बार और समझा देते हैं। देखो पानी जो है वो फैलता है तो ऊपर की ओर भागेगा, तो इसका नवचंद्रक अवतल की तरह होगा। पारा जो सिकुड़ेगा तो इसका नवचंद्रक उत्तल की तरह होगा। और पानी के सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं और पारा के सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। ये बर्तन ठोस है, ठोस और स्पर्श रेखा के बीच कोण बना है थीटा। यहाँ भी ठोस और स्पर्श रेखा के बीच कोण बना है थीटा, और उस कोण को ही क्या बोलते हैं? स्पर्श कोण। ठोस और स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ये जो कोण है, ये ठोस और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण है ये 90 डिग्री से कम है तो इसे न्यून कोण बोलेंगे। ठोस और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक है तो इसे अधिक कोण बोलेंगे। कितना मिनट का वीडियो हुआ बाबू? एक और छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे। कल संडे है, कल क्लास 11 का नहीं खुलेगा, परसों खुलेगा। परसों से आप लोग का एग्जाम भी है, लेकिन एग्जाम है लेकिन क्लास चलेगा। जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए वीडियो बनाकर जाएगा। एक और टॉपिक छोटा सा है, पढ़ लेते हैं बाबू। द्रव चालित विरोधाभास। द्रव चालित विरोधाभास भिन्न भिन्न आकृति और समान आधार वाले पात्र में रखे द्रव द्वारा समान दाब लगता है, इसे द्रव चालित विरोधाभास कहते हैं। कहने का मतलब कि तुम लोटा लो, चाहे गिलास लो, चाहे बाल्टी लो, चाहे डब्बू लो, चाहे छीपा थरिया लोटा कोनो लो, लेकिन अगर सबका आधार सेम है तो उसमें रखे द्रव का दाब भी क्या होगा? सेम होगा। देख लो ये 3 गो फिगर बनाए हैं, भिन्न भिन्न आकृति है लेकिन इस तीनों का आधार क्या है? समान है। ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का। तो भिन्न भिन्न आकृति का कोई भी चीज हो उसमें अगर द्रव रखा गया है लेकिन उसका आधार अगर समान हो गया तो उस द्रव द्वारा जो दाब लगेगा वो सब दाब आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब कोई भी बर्तन में द्रव रखा गया है, अगर सब बर्तन का आधार समान है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माने हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बोलिए अगर आधार भिन्न भिन्न बर्तन के आकृति का आधार समान हो
तो उस पे द्रव के द्वारा बर्तन पर लगने वाला दाब, द्रव के द्वारा बर्तन पर लगने वाला दाब भी क्या होता है, समान। तो पहला का दाब P1, दूसरा का दाब P2, तीसरा दाब लगा रहा है P3, लेकिन तीनों समान होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का आधार भी समान है। क्लियर है? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है बाबू। थैंक यू।